एंथैल्पी चेंजेस के साथ शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ रिवीजन, ठीक है, जो आपको ओ लेवल से पता होगा और जो चीजें आप लोगों ने देखी होंगी समझी होंगी। तो कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एंथैल्पी? एंथैल्पी का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन व्हेन आई से एंथैल्पी? इसका क्या मतलब होता है? एनी आइडिया, एनी जनरल वेग सा भी आइडिया कुछ भी है तो एंथैल्पी किस चीज का नाम है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम अंडर प्रेशर, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी, ठीक है जी, दैट्स वेरी गुड। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हम बेसिकली एंथैल्पी को कहा जाता है एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा, अब नॉर्मली रिएक्शंस में इट इज, वी डोंट मेजर अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली रिएक्शंस में और काइंड्स ऑफ एनर्जी कोई खास रोल प्ले भी नहीं कर रही होती हैं, एक्सेप्ट फॉर एट द वेरी न्यूक्लियर स्केल, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे जब भी पढ़ो, ठीक है। सो जब हम एंथैल्पी चेंजेस की बात कर रहे हैं और जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे होते हैं हीट एनर्जी। सो एंथैल्पी इज द टोटल हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। तो व्हेन आई टॉक अबाउट एंथैल्पी, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल हीट एनर्जी कंटेंट, अब वो चाहे प्रोडक्ट्स में हो, चाहे रिएक्टेंट्स में हो, चाहे जिसमें भी हो, जैसे भी हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल हीट एनर्जी। और एक सिस्टम की हीट एनर्जी कैसे नापी जाती है? हाउ डू वी नो कि उसमें कितनी हीट एनर्जी है? व्हाट इज द मेजर ऑफ द हाउ मच ऑफ दैट हीट एनर्जी इज ओवर देयर? कैसे पता चलता है सिस्टम में कितनी हीट एनर्जी है या उसमें कितनी एनर्जी है? एक पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल में आप कैसे बोल सकते हो इसकी हाई एनर्जी है, उसकी कम एनर्जी है? नो आइडियाज। अच्छा, हीट एनर्जी मेजर किस तरह करते हैं? वी मेजर इट थ्रू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर होता है एवरेज हीट एनर्जी, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का जो हवाला है विद रिगार्ड्स टू पार्टिकल्स, कि भाई पार्टिकल्स कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हीट एनर्जी उनमें कितनी है, तो पार्टिकल्स जितनी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है उससे ही डायरेक्टली उनकी हीट एनर्जी निकलती है। हाउ एवर मच काइनेटिक एनर्जी दे हैव, उतना उनकी जो है वो उनके अंदर हीट एनर्जी हुआ होती है। तो जब भी मैं एक सिस्टम की हीट एनर्जी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि भाई वो कितने जोर जोर से इधर उधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसी से जो है वो उनकी हीट एनर्जी निकलती है। अच्छा, नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। अब एंथैल्पी, अगर मैं टोटल हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम मेजर करने चल रहा हूं तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मुझे हर एक चीज को बड़ी बारीकी में और तोड़ तोड़ के और बड़ा जो है वो बारीकी से देखना पड़ेगा टोटल हीट एनर्जी कंटेंट, क्योंकि सैकड़ों मॉलिक्यूल है, सैकड़ों मॉलिक्यूल की सैकड़ों काइनेटिक एनर्जीज हैं, तो ये तो बड़ा ही मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनमैनेजेबल हो जाएगा, कि मैं टोटल हीट एनर्जी ले। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जस्ट यूजिंग द एंथैल्पी, हम एंथैल्पी चेंज ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रिएक्शन हुआ, हो सकता है वो एनर्जी रिलीज करे, हो सकता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो ये ज्यादा आसान है मेजर करना देन टू मेजर ऑल ऑफ दी ईच एंड इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज एंड देन उससे हीट एनर्जी निकालना और सारी ख्वारी करना, ठीक है। तो हम जब एंथैल्पी वाले चैप्टर में बात कर रहे होंगे तो हम एंथैल्पी चेंजेस की बात कर रहे होंगे, बिकॉज दिस इज वे मोर इजियर टू मेजर। एक थर्मोमीटर लगाया, टेम्परेचर चेंज आया, उस हिसाब से आपने हीट एनर्जी निकाली, भाई क्या डिफरेंस आया, क्या हुआ, क्या नहीं, ठीक है। तो व्हेन वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर विल बी कंसर्न्ड विद एंथैल्पी चेंजेस व्हिच इज चेंज इन द टोटल हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। और इसके लिए एक कंडीशन है कि भाई ये मेजर होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हीट एनर्जी चेंज करे तो टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है, वॉल्यूम हो सकता है चेंज करे, ठीक है, वो सब चीजें चेंज कर सकती है, लेकिन आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे ताकि आप जब भी मेजर करो किसी भी चीज की एंथैल्पी चेंज, तो आपके पास क्या है, आपके पास कंपैरेबल वैल्यूज है, आपके पास एक स्टैंडर्ड हो कि भाई ये सब चीजें मैं कंपेयर कर सकूं। ऐसा ना हो प्रेशर भी चेंज करा, सब कुछ चेंज करा, फिर कहानी उलट उलट हो गई, फिर आप सही तरीके से बात नहीं कर पाओगे व्हेन यू आर कंपेयरिंग दैट। सो यू हैव टू कीप अ कांस्टेंट प्रेशर एंड you'll measure the change in heat energy of the system, उसको हम बोलेंगे क्या है, वो एंथैल्पी चेंज है, राइट। अब हमारी ओ लेवल्स की इंफॉर्मेशन है ये, भाई भाई दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक एंडोथर्मिक होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैसे होते हैं? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस? यस, सो एन अ रिएक्शन व्हिच absorbs heat energy, a reaction which absorbs heat energy from the surroundings। so भाई ये रिएक्शन क्या करता है, इस अपने आप को प्रोसीड करवाने के लिए ये क्या करता है, ये सराउंडिंग से एनर्जी खींच लेता है, ठीक है, इट टेक्स इन एनर्जीज फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब और बात है, अगर मैं इसका डेल्टा एच निकालना है, अच्छा, डू यू गाइज नो हाउ अ चेंज इज मेजर्ड? चेंज के लिए ये रूल अपने पास समझ लें, फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं आपको बहुत ज्यादा काम आएगा ये।
तो डेल्टा निकालते हुए एक बात को समझ ले, डेल्टा का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है। व्हेन एवर यू आर वर्किंग आउट दिस डेल्टा ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आप ये जब भी करने जाओगे इस बात को आप ये जहन नशीन कर लें कि आप वेन एवर यूर ट्राइंग टू वर्क आउट अ डेल्टा, दैट इज फाइनल माइनस आखिर वाली चीज माइनस दी शुरू वाली चीज। तो जब मैं डेल्टा एच निकालने जा रहा हूं, सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनर्जी ऑफ फाइनल क्या होगी, फाइनल तो प्रोडक्ट होगी, सो आई एम बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। और क्योंकि ये रिएक्शन एब्जॉर्ब करता है हीट, तो इसकी प्रोडक्ट्स की एनर्जी कहीं ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, बिकॉज इट जस्ट एब्जॉर्ब हीट ना, उसने एब्जॉर्ब करी तो वो सारी एनर्जी कहाँ है, प्रोडक्ट्स में होगी। सो अगर आप प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे और प्रोडक्ट्स ने ज्यादा एनर्जी रखी हुई है, सो बेसिकली दिस इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क आउट एज पॉजिटिव। योर डेल्टा एच फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा आपका, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी वो आपको ये बता रहा है कि भाई प्रोडक्ट्स ज्यादा एनर्जी पे हैं, यानी इसका मतलब है इस रिएक्शन में क्या हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव निशानी है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एग्जामिनर को अब आपको बताना होगा ना एंडोथर्मिक, वो ये नहीं बोलेगा एंडोथर्मिक, वो बोलेगा इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब आप खुद सोचते रहो कि भाई इसका एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, और बातें कर लेते हैं। देन वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और ये जो है ना एक टाइप ऑफ अपने दिमाग में बिठाओ ये चीज को कि हमें इस तरीके से सोचना है इन चीजों को, ठीक है। लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल, ठीक है। हम सब ने मैग्नेट्स के साथ खेला हुआ होगा, ठीक है। वी ऑल नो, वी ऑल प्लेड विद मैग्नेट्स, ठीक है। मैग्नेट्स जब साउथ पोल नॉर्थ पोल करीब क्या होंगे तो क्या होगा, खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, राइट। एंड व्हेन यू वांट टू सेपरेट देम तो क्या करना पड़ता है, जरा जोर से खींच के एनर्जी लगा के दूर करना पड़ता है ना। तो मुझे बताओ, जब वो खुद अट्रैक्ट होके चिपके तब तो मुझे कोई एनर्जी लगानी पड़ी ना, तब क्या हुआ, वो खुद करीब आ गए, खुद चिपक गए, इंटर्न मुझे साउंड एनर्जी रिलीज हुई, मैकेनिकल एनर्जी रिलीज हुई, ये सब कुछ हुआ। जब मुझे उसको अलग करना था उन दो मैग्नेट्स को जो ऑलरेडी चिपके हुए दो मैग्नेट्स, मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एनर्जी लगानी पड़ी। इसी तरह ऐसे रिएक्शंस जिसमें बॉन्ड्स को तोड़ते हुए एनर्जी ज्यादा लग जाए, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल एंडोथर्मिक। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। ऑल बॉन्ड ब्रेकिंग, all bond breaking is exothermic, oh sorry endothermic, ठीक है। वेन एवर यूर ट्राइंग टू ब्रेक अ बॉन्ड, अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो बेसिकली दो मैग्नेट्स की मानंद है, दो मैग्नेट्स हैं, आपको उन दोनों मैग्नेट्स को पकड़ के जरा जोर से एनर्जी लगा के खींच के अलग करना पड़ेगा, खुद ब खुद वो अलग नहीं होने वाले। सो रिमेंबर दिस एनालॉजी, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, एनर्जी लगा के ही आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो है वो लास्ट चैप्टर में ही एक चीज पढ़ी थी विच वाज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी या बॉन्ड एनर्जी क्या थी, उसमें यह था कि भाई आप 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स तोड़ रहे थे ऑफ इन 1 मॉलिक्यूल टू फॉर्म एटम्स, ऐसा ही था ना। सो इस जो भी बॉन्ड एनर्जीज थी जो हमने उधर पढ़ी है, ये सारी की सारी क्या थी, दे विल बी पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज आपने बॉन्ड बाकायदा तौर पे तोड़ा है। तो बॉन्ड एनर्जी, व्हेन यू आर ब्रेकिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड आप जब भी तोड़ोगे तो इसका डेल्टा एच यू शुड बी एबल टू गेस कि भाई ये क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इस रिएक्शन में हुआ ही सिर्फ के दो आपने बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये लाजिमन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अच्छा सर, बट वॉन्ट एनर्जी स्टिल बी लॉस्ट व्हेन ब्रेकिंग बॉन्ड्स, हुदा लॉस्ट एज इन के एनर्जी रिलीज हो गई टू द सराउंडिंग्स, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ एनर्जी जाया होगी, ऐसा बोलना चाह रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। यस, हाँ वो तो होता है, एज विद एनी थिंग इन द यूनिवर्स, जब भी कोई चीज करने जाओगे तो लॉसेस तो आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। आप एनर्जी लगा रहे हो, आप कुछ दो चीजें अलग तो लाजिमन कुछ लॉसेस आएंगे। लेकिन मुझे बताओ मेरा बच्चा, डज दैट चेंज दी ओवरलुक, मुझे बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगानी ही पड़ी, नंदलेस मुझे एनर्जी का इनपुट करना पड़ा, ये एंडोथर्मिक बन गया रिएक्शन, ठीक है। नो नो नो, लॉस जो है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट होगा ना, जो भी लॉस आ रहा है तो बहुत मिनिमल है, आपको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी बहुत ज्यादा है ना, राइट। ऐसा ही होगा ना, जब दो मैग्नेट्स को अलग करना चाह रहे हो तो फिर क्या हो रहा है, यू आर पुटिंग इन टू मच एनर्जी भाई, आप उनको अलग कर, अब जो थोड़ा बहुत लॉस आ गया वो तो लॉस है, और वो उस बॉन्ड को तोड़ने की वजह से लॉस में नहीं आया, वो ऐसे ही हुआ कि बिकॉज आपने जो है वो शायद आपकी एक्सपेरिमेंट में कोई इनकंसिस्टेंसी है कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसको इस मैग्नेट वाली एनालॉजी से समझ लो, मैग्नेट्स अलग कर रहे हो
तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको खींच के अलग करने पड़ेंगे, वो खुद अलग नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, एंड डू यू गाइज नो एनी एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस? व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस? और आपको क्लियर हुआ? इन अभी मैं एक्सो में आता हूं तो मैं एक्सो का भी समझाऊंगा, तो हो सकता है उससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स? ऐसे क्या रिएक्शंस हमें पता है जो एंडोथर्मिक होते हैं इन नेचर? व्हाट डू वी नो? मेल्टिंग, मेल्टिंग, ठीक है, सही है। लेकिन मेल्टिंग इज नॉट अ रिएक्शन, इट इज अ स्टेट चेंज, ठीक है। तो वो एक फिजिकल स्टेट चेंज होना होता है। ये बात सही है कि वो एंडोथर्मिक होगा, उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनी एनी रिएक्शंस दैट यू गाइस नो? फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। सो फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि भाई इसमें एनर्जी अंदर जाती है सिस्टम में। क्यों? बिकॉज प्लांट्स जो है वो सनलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो फिर उससे स्टार्च और ग्लूकोज वगैरह जो भी बना रहे हैं, ठीक है, वट एवर प्रोडक्ट्स दे आर फॉर्मिंग, तो दे आर टेकिंग इन एनर्जी, वो एनर्जी ले रही हैं। तो ऐसे जो भी रिएक्शन जो एनर्जी ले रहे होंगे। एनी अदर एग्जांपल्स दैट यू नो? सो फोटोसिंथेसिस, एंड आई आल्सो वांट टू राइट ओवर हियर, दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड नो, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन ये होती है कि आपने एक चीज को क्या किया, यू डिड, इतना ज्यादा उस पे जो है वो क्या कहते हैं, आपने उसको गर्म किया कि वो टूट गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कैल्शियम कार्बोनेट को, विच इज CaCO3, मैं इसको अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दूं तो ये क्या कर जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। अब क्या हुआ इसमें? इसमें आप सब लोगों को विजिबली नजर आ रहा है कि बॉन्ड टूट टूट गया ना। कैल्शियम कार्बोनेट से ही कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। इसमें से चीजें आपने अलग कर दी, तोड़ दिया इसके बॉन्ड्स को। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कीप दीज टू एग्जांपल्स इन योर हेड, दीज आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स। फोटोसिंथेसिस शायद ना आस्क नहीं हो, थर्मल डिकम्पोजिशन ये एक्सपेक्ट करता है मैं बच्चों को पता होगा। मैंने क्वेश्चन में दे दिया तो उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को पता होगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इज एन एंडोथर्मिक, एनर्जी लगेगी तो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अनम कह रही है क्रैकिंग, दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। क्रैकिंग भी, वो भी क्या है, बॉन्ड्स को तोड़ना, एक बड़ी चीज को छोटी चीजों में कन्वर्ट करना, तो दैट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेरी गुड अनम, ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह जो है वो उसको फर्दर और उधर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं इसके ग्राफ पे, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनता है, और इसमें जो है कुछ चीजें हम मिस्टेक कर जाते हैं, सो वी नीड टू नो दिस वेरी वेल, ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पहले तो देख ले एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस, और आपको अगर इस एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखना है तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बिल्कुल सही है। आपको टाइम लिखना है, टाइम भी बिल्कुल सही है। वट एवर यूर कंफर्टेबल विद, रिएक्शन ऐसे प्रोग्रेस कर रहा है इस लाइन में, या टाइम आप लिख देंगे भाई ये इसके साथ हो रहा है, जैसे भी, वट एवर ऑफ द टू टर्म्स यू वांट टू यूज, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, अब क्योंकि ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? हमें पता है कि इसका प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों? बिकॉज दे गेन्ड एनर्जी, राइट। प्रोडक्ट्स तभी तो एंडो कह रहे हैं, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो अब प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी। सो वी नो दैट द रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू बी बिलो एंड द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी अबव। प्रोडक्ट्स के पास लाजिमन ज्यादा एनर्जी होगी। सो लेट्स राइट रिएक्टेंट्स ओवर हियर एंड लेट्स राइट प्रोडक्ट्स ओवर हियर, ठीक है जी। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसकी ज्वाइनिंग कैसे होगी? इसकी ज्वाइनिंग जो है वो आपके पास ऐसे हो जाएगी, ठीक है। दिस यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व, और ये सब आप लोग जानते ही हो। लेट्स डू द रिवीजन ओवर हियर एज वेल। अच्छा, अब द नेक्स्ट थिंग, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट विच वी लुक, हम इसके ऊपर से चले जाते हैं और इसको रियलाइज नहीं करते, ठीक है। डेल्टा एच क्या था मेरा बच्चों? इट वॉज दी प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस दी रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो डेल्टा एच का जो एरो है ना, वो क्या होगा? आपका जो डेल्टा एच का जो एरो है, दैट विल पॉइंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट्स की लाइन से लेके, उसकी बेस लाइन से लेके, योर डेल्टा एच का जो एरो होगा ना, वो हमेशा प्रोडक्ट्स की तरफ करेगा। यू आर नेवर गोइंग टू ड्रॉ दिस एरो इन द ऑपोजिट मैनर, यानी कभी भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बनता है। क्यों? बिकॉज आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तक गए हो ना। सो द एरो फॉर डेल्टा एच मस्ट ऑल्सो बी हाउ, that must also be always, चाहे exothermic चाहे endothermic, that should always point from the baseline of the reactants to the products। वो ऐसा ही बनेगा, ये लाजिम है, हमें ऐसे ही करना है इसको, ठीक है जी। और ये
अपवर्ड एरो आपको क्या दिखा रहा है मेरे बच्चों? ये अपवर्ड एरो आपको दिखा रहा है एक पॉजिटिव एनर्जी का चेंज, राइट? वाई एक्सिस पे अबव जब ऊपर की तरफ जाओगे तो वैल्यूज बढ़ेंगी ना, पॉजिटिव होती जाएंगी। और ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बढ़ रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। सो ये जो एरो आपने जो है वो जब रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स हमेशा ऐसे बनाओगे तो एरो की डायरेक्शन खुद ब खुद सही आएगी। और अभी देखोगे कि एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई है, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। हमने जो डिस्क्रिप्शन करी भाई एंडोथर्मिक है, तो यही होगा। किसी बच्चे ने अगर एंडोथर्मिक वाले इस ग्राफ में एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर दे तो आप क्या दिखा रहे हो उसमें? आप उसमें नेगेटिव डेल्टा एच दिखा रहे हो, आप उल्टा दिखा रहे हो। तो एग्जामिनर क्या करेगा? वहां पे काटी लगा देगा, राइट? फिर एक बच्चे ने पूछा सर हम स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाते? उसके लिए मेरा आपसे एक और सवाल, व्हाट डू वी कॉल दिस? इस एरो को क्या बोलूंगा मैं? ये जो रिएक्टेंट से लेके ये बिल्कुल इस टॉप ऑफ द पीक पर जा रहा है, व्हाट डू यू गाइस रिमेंबर? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। हर रिएक्शन को क्या होता है? उसको एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। एंथैल्पी मेरा बच्चा ये रहा मास, दिस इज दी डेल्टा एच, दिस इज दी एंथैल्पी चेंज, ठीक है? हर रिएक्शन को ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, राइट? घर में चूल्हा सबने जलाया होगा, ठीक है? आप गैस भले खोल दो, उसको 10 घंटे चलते रहने दो, क्या गैस खुद से जलेगी? नहीं। क्या करना पड़ता है? माचिस से, लाइटर से, कुछ ना किसी चीज से एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है भाई, रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। एक्टिवेशन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ये एनर्जी है कि भाई रिएक्शन मेरा स्टार्ट हो जाए, ठीक है? सो देयरफॉर दिस कर्व इजंट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओवर हियर, देयर इज बेसिकली सम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट द रिएक्टेंट्स की जो बॉन्ड्स हैं दैट कैन स्टार्ट ब्रेकिंग और प्रोडक्ट्स कैन स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है? इस एरो को जो रिएक्टेंट से लेके, इसको भी समझ ले, रिएक्टेंट से लेके इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे है जो आपकी पीक है। इस जो टॉप मोस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस द ट्रांजिशन स्टेट। वी कॉल दिस द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट से क्या मतलब है हमारा? ये मतलब है कि भाई ये ट्रांजिशन का वो वक्त था जहां पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए। ये ट्रांजिशन हो गए, रिएक्टेंट्स यहां पे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए। सो दिस पीक एट द टॉप ऑफ योर कर्व, यानी ये जो आपने कर्व बनाया है इसकी जो पीक है, इसका जो टर्निंग पॉइंट है, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। और जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है सबस्क्रिप्ट, इसको हम कैसे लिखते हैं? ई ए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है? यहां पे लिख भी देता हूं। ये हमेशा कैसे बनाई जाएगी? फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स टू द ट्रांजिशन स्टेट। दूसरी बात ये भी समझ लें, एक्टिवेशन एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ ही बनेगा, चाहे जो भी हो रिएक्शन, क्योंकि ये हमेशा एनर्जी लगेगी, माचिस इस्तेमाल करनी पड़ेंगे, चूल्हा जलाने के लिए लाइटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? हालांकि चूल्हा जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है फिर आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट, राइट? वी नो दैट दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? वो जब जल रहा है तो चाय भी पक रही है उसमें, खाना भी पक रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी उस केस में भी क्या है? पॉजिटिव है, आपको वो एनर्जी देनी पड़ी। सो एक्टिवेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी ड्रॉन फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द ट्रांजिशन स्टेट, और इसका एरो हमेशा अपवर्ड्स होगा, यानी ये दिखा रहा होगा भाई ये पॉजिटिव एनर्जी थी जो आपको डालनी पड़ी इस सिस्टम में। कोई परेशानी इस ग्राफ में? कोई और सवाल आता आप लोगों के? एनीथिंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? ओके, अभी है वाई सो लेट। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे, ठीक है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट दैट? ट्रांजिशन एनर्जी का एक्सप्लेन कर दें दोबारा। ट्रांजिशन एनर्जी नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? आपने जो ये कर्व बनाया उसका जो टर्निंग पॉइंट है, उसका जो मैक्स पॉइंट है, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? ये वो पॉइंट है जहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए, ठीक है? सो दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से लेके हमेशा ट्रांजिशन स्टेट तक बनाई जाएगी, और इसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? नेक्स्ट वाला ग्राफ भी देखें तो उधर से और इंशाल्लाह आपको और चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, exothermic reactions, a reaction which releases or absorbs heat energy. You should know, a reaction which releases heat energy to the surroundings, ठीक है? अगर मैं इसका डेल्टा एच लेना चाहूं, अगर मैं इसका डेल्टा एच लेना चाहूं, तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा? वही है तरीका, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियली करना है। लेकिन इस केस में क्योंकि आपने हीट एनर्जी रिलीज कर दी, तो इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी थी, उन्होंने वो रिलीज कर दी, गंवा दी अपनी एनर्जी, उन्होंने एनवायरनमेंट को दे दी, उन्होंने वो जाया कर दी वो एनर्जी, यानी प्रोडक्ट्स के पास अब कम एनर्जी है। तो इस केस में क्या होगा? रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा बड़ी होगी,
क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा बड़ी है, तो जब एक छोटी पॉजिटिव चीज एक बड़े नेगेटिव में से निकालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। सो जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनकी डेल्टा एच, उनका जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव आता है। ये दिखाने के लिए भाई प्रोडक्ट्स के पास कम एनर्जी है देन द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स हैव अ लेसर एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो गई, सराउंडिंग को जाया हो गई, कहीं और निकल गई, ठीक है, रिएक्शन में प्रिजर्व नहीं रही। सही है जी। अच्छा, ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया ऑल बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, सो इसी तरह ऑल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसको भी कैसे याद रखें, थ्रू दी मैग्नेट वाली एनालॉजी, ठीक है। जब दो मैग्नेट जुड़े वो तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी लगा के ही अलग होते हैं, जरा जोर लगा के अलग करना पड़ता है ना, तो वो तो एंडोथर्मिक है। लेकिन जब दो मैग्नेट्स बड़े करीब आ गए तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ता ना, खुद ही जाके चिपक जाते हैं वो, और जैसे ही चिपकते हैं साउंड एनर्जी रिलीज होती है, मैकेनिकल एनर्जी रिलीज होती है, तो खुद ही काइनेटिक एनर्जी गेन करके वो सब कुछ कर लेते हैं काम, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो जब बॉन्ड फॉर्म होता है, whenever you form a bond, उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, वो हमेशा हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें फॉर्मेशन के वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए वो ज्यादातर एक्सोथर्मिक होती है, ठीक। तो ये पहचान है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की। एंडोथर्मिक के लिए याद रखें पॉजिटिव डेल्टा एच, एक्सोथर्मिक के लिए याद रखें नेगेटिव डेल्टा एच। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑल बॉन्ड ब्रेकिंग, जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी लगा के ही टूटेगा, ठीक है, एंडोथर्मिक। जब भी बॉन्ड बनेगा खुद ब खुद बनेगा, ठीक है, दो चीजें जब अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, करीब आ जाएंगे तो खुद ब खुद चिपक जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है टू दी एनवायरमेंट, ठीक है जी। आई होप ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। कैन यू गिव मी एग्जांपल्स, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है तो डू यू नो एनी एग्जांपल्स फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या एग्जांपल्स हैं व्हिच वी नो। कंबशन, कूलिंग, कूलिंग, ठीक है, ठीक है, बट ट्राई नॉट टू गिव फिजिकल स्टेट के चेंजेस, ठीक है, गिव मी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो आई विल टेक वन एग्जांपल एज कंबशन, कंबशन इज अ वैलिड एग्जांपल, सही है। और कोई एग्जांपल किसी को आता हो, फिजिकल स्टेट के चेंजेस भी यू गाइस आर करेक्ट, लेकिन वो रिएक्शंस नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो फिजिकल रिएक्शंस, ठीक है, वो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम कंबशन। सो कंबशन भी है, यस, कंबशन की एक अलग फॉर्म जो है वो क्या है, रेस्पायरेशन है, ठीक है। सो इफ यू डिड नॉट नो, इफ यू डिड नॉट नो, रेस्पायरेशन एक्चुअली कंबशन ही है। उसको रेस्पायरेशन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपके सेल्स में हो रही होती है वो, ठीक है, इट्स हैपनिंग इन योर सेल्स, वो है बेसिकली कंबशन ही, वो कंबशन ही होती है जो रेस्पायरेशन होती है, इट्स एक्चुअली कंबशन। तो एक कोई आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब कंबशन होगी तो हम उसको रेस्पायरेशन बोल देते हैं, ठीक है। कंबशन हो गई, रेस्पायरेशन हो गई, एंड वेरी गुड, देयर इज वन वेरी नोटोरियस एग्जांपल, और वो एग्जांपल क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ऐसे जो भी रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, ठीक है, यानी एसिड और अल्कली रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या होंगे, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में। अब भाई अगर समझ नहीं आ रही बात, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर जब बोलता है न्यूट्रलाइजेशन, वो पता है, वो चाहता है कि बच्चे को पता हो ये नेगेटिव डेल्टा एच है। कीप दिस इन योर माइंड, इंशाल्लाह जब मैं आगे डिस्कस करूंगा एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आपको प्रूव करूंगा कि भाई ये क्यों एक्सोथर्मिक, ठीक है, व्हाई इज इट एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं विच यू नीड टू रिवाइज, जो आपको पता भी होंगी ओ लेवल से, लेकिन आपको दिमाग में होनी चाहिए है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। भाई ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसकी कैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करते हैं। इसी तरह लेट्स डिस्कस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अभी मैंने बात करी कि भाई एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स के पास कम एनर्जी होगी देन द रिएक्टेंट्स। सो इन दिस केस the reactants are going to be higher in energy than the products, क्योंकि reactants के पास ज्यादा एनर्जी थी, उन्होंने गवा दी, फिर प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट के पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम एनर्जी होगी, राइट। देन वंस अगेन वी आर गोइंग टू जॉइन दिस ग्राफ थ्रू अ कर्व, क्योंकि रिएक्शन कभी भी विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी प्रोग्रेस नहीं करता, सो वी गोइंग टू हैव टू जॉइन इट थ्रू अ कर्व, सही है जी। अच्छा, ये आ गए आपके रिएक्टेंट्स और ये आ गए आपके प्रोडक्ट्स। डेल्टा एच कैसे मार्क करूं, बिटवीन विच टू लाइंस शुड आई मार्क दी डेल्टा एच, और किधर से किधर, कैन यू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द एरो, कैसे बनेगी इस केस में।
and फ्यूजन भी एग्जांपल्स होंगी. वेरी गुड. So once again, remember delta H is marked from the reactants to the products. ये रूल है. तो आपने reactants to products मार्क करी, खुद ब खुद आपका एरो की डायरेक्शन क्या आएगी? ये आएगी, डाउनवर्ड्स आएगी. डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है? जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो वैल्यूज डिक्रीज कर रही होती है ना, तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी डिक्रीज हुई है. यस, इट इज ओके इफ योर कर्व इज अ लिटिल इनएक्यूरेट. नमाज की ब्रेक दे रहा हूं. आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यू हैव बिकम स्मॉलर वैल्यूज. तो इसका मतलब क्या है? ये डेल्टा एच आपका नेगेटिव आया. और देखो यहां पे हमने पढ़ा भी है, इट इज एनर्जी रिड्यूस, इट शुड बी नेगेटिव. सो अ डाउनवर्ड एरो इज रिप्रेजेंटिंग इन नेगेटिव डेल्टा एच. सो योर डेल्टा एच इज अ नेगेटिव. अच्छा जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां पॉइंट करेगी? एक्टिवेशन एनर्जी का एरो upwards, downwards. So remember, activation energy will always be marked from the reactants to the transition state. ठीक है. Can we put a negative sign in front? Yes, you can put a negative sign. इसको आप इस भी लिख सकते हो. You can write it as negative delta H as well. That is also perfect. Okay. आप ऊपर positive delta H लिख दो इसको, और इसको negative delta H लो. Same तरीका है to show that. अच्छा, and yes, हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट क्या है? आपके कर्व का टर्निंग पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट. एंड आपने क्या किया? आपने जो है वो रिएक्टेंट्स वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया. ठीक है, इसको डॉटेड कर दिया क्योंकि ये आपके डायग्राम का पार्ट नहीं है, और आपने अपना एरो मार्क कर दिया ऑलवेज रिएक्टेंट्स टू ट्रांजिशन स्टेट. तो इस केस में क्या आएगा? इस केस में भी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ रही है? टुवर्ड्स द टॉप ही आ रही है. राइट. और मैंने जैसे बताया, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा सिस्टम में लगती है, ये देनी पड़ेगी. ठीक है. चूल्हा जलाते हो, चूल्हा जलाना ये रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. राइट, कंबशन है ना, तो ये है. लेकिन उसमें एनर्जी देनी पड़ती है. तो वो जो आपने एनर्जी दी है वो हमेशा अपवर्ड एरो में ही रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि आपने सिस्टम में डाली. ठीक है, ये आपको नहीं मिली वापस, ये आपने सिस्टम में डाली. ठीक है. सो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन अपवर्ड एरो एंड विल पॉइंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द ट्रांजिशन स्टेट. यहां क्यों बनाई? देखो मेरा बच्चा, एक्टिवेशन एनर्जी जो आपका EA है, उसका एरो जो है वो क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी रिएक्टेंट्स टू ट्रांजिशन स्टेट. मतलब अनम इसको ऐसे समझ लो कि कितनी एनर्जी लगी रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन करवाने में. तो इसीलिए क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी ना भाई, एक्टिवेशन जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में, तो कितनी एनर्जी लगी रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन करवाने में. तो आप हमेशा इसलिए एरो कैसे बना रहे हो? रिएक्टेंट्स टू ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हो. ठीक है. जब भी रिएक्टेंट्स टू ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो एरो हमेशा अपवर्ड पॉइंटिंग ही बनेगा. तो मैंने रिएक्टेंट्स वाली लाइन हल्की सी एक्सटेंड कर दी और उसको जो है वो ट्रांजिशन स्टेट तक पॉइंट कर दी. ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी. बाकी डेल्टा एच का रूल याद रखिएगा, वो कैसे बनाया जाता है? इट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. ठीक है. कहानी शुरू दोनों केसेस में रिएक्टेंट से ही हो रही है ना, तो रिएक्टेंट्स ही आपका स्टार्ट पॉइंट होगा. हाँ, बेस्ड ऑन योर एंड पॉइंट योर एरो कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, और आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड एरोज की भी सिग्निफिकेंस समझ में आनी चाहिए है. एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन्स विद दिस पेज? कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई